अस्सलाम वालेकुम। इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 39वां लेक्चर शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम मॉडल व्यू एंड व्यू मॉडल पैटर्न को पढ़ेंगे। एमवीएम को समझने के लिए इस डायग्राम को देखते हैं। हम अपनी एप्लीकेशन को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले हिस्से को हम व्यू कहते हैं। व्यू के अंदर कौन सा कोड होता है? व्यू के अंदर सिर्फ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोड होता है। जो यूज़र इंटरफेसेस होते हैं वो व्यू का पार्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यूज़र से इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं, स्टूडेंट की आईडी, नेम और एज, तो जो आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए फॉर्म डिज़ाइन करेंगे वो किसका पार्ट होगा? वो व्यू का पार्ट होगा। ठीक है। व्यू के बाद सेकंड पार्ट को देखते हैं मॉडल। मॉडल के अंदर आपके पास बिजनेस लॉजिक होगी और मॉडल की क्लासेस होंगी, जैसे कि स्टूडेंट के अगेंस्ट स्टूडेंट की क्लास और उस क्लास के अंदर स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ जैसे आईडी, नेम और एज। इसके अलावा अगर आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं या फाइल में डाटा सेव कर रहे हैं तो वो जो फाइल हैंडलिंग या डेटाबेस की क्लासेस होंगी वो भी मॉडल का ही पार्ट होंगे। ठीक है। तो अब व्यू मॉडल क्या काम करता है? व्यू मॉडल तीसरा हिस्सा है। व्यू मॉडल बेसिकली व्यू और मॉडल को कनेक्ट करता है। हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? हमें इसकी इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि जब हम व्यूज़ क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो व्यूज़ क्रिएट करें उसके अंदर CS या कोड बिहाइंड फाइल के अंदर कोई भी कोड ना हो, किसी भी तरह का कोड ना हो। यानी व्यू के अंदर सिर्फ XAML का कोड हो। ठीक है। और XAML कोड सिर्फ डिज़ाइन से रिलेटेड होता है, इंटरफेस से रिलेटेड होता है। उसके अगेंस्ट जो CS फाइल बनती है एक व्यू के अगेंस्ट, उस CS फाइल को हम चाह रहे हैं कि एम्प्टी रहे। तो जो CS फाइल का कोड होगा वो कहाँ पर जाएगा? फिर वो कोड व्यू मॉडल के अंदर जाएगा। ठीक है। ये हम क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि बेसिकली हमारे पास दो तरह के रोल होते हैं। एक डिज़ाइनर का रोल होता है और एक डेवलपर का रोल होता है। डिज़ाइनर होता है उसका सिर्फ ये काम होता है फॉर्म्स को डिज़ाइन करना। ठीक है। और डेवलपर का काम होता है इम्प्लीमेंट करना, लॉजिक प्रोवाइड करना। तो अगर आपके पास आप एप्लीकेशन डिवाइड की हुई है डिज़ाइनर डेवलपर्स के दरमियान, तो व्यूज़ का डिज़ाइनर सिर्फ व्यूज़ बना रहे होंगे और आप इस व्यू के अगेंस्ट जो CS की फाइल के अंदर कोड लिखना होता था वो आप व्यू मॉडल के अंदर कर रहे होंगे काम। ठीक है। और व्यू मॉडल के थ्रू हैंडल करेंगे और इसके अंदर आप डाटा बाइंडिंग्स और कमांड्स को यूज़ करेंगे जो आज से इससे पहले लेक्चर्स के अंदर आपने पढ़ लिया हुआ है। डाटा बाइंडिंग से कमांड हम इसीलिए यूज़ कर रहे थे ताकि जो व्यू के अगेंस्ट CS या कोड बिहाइंड फाइल बनती थी उसके अंदर हम कम से कम कोड लिखें या बिल्कुल भी ना लिखें। ठीक है। व्यू मॉडल किस तरह से नोटिफिकेशन सेंड करेगा व्यू को? जब भी कुछ अपडेशन होती है, आपने एक इंटरफेस पढ़ा है आई नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज, तो इसका मतलब जो व्यू मॉडल की क्लासेस होती हैं वो आई नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज को इंप्लीमेंट कर सकती हैं अगर ज़रूरत पड़े। ठीक है। वो क्यों करेंगी? ताकि जब भी कोई अपडेशन यहाँ से व्यू के अंदर सेंड करनी पड़े हम इस इंटरफेस के थ्रू कर रहे हो। तो बेसिकली व्यू मॉडल के अंदर क्या होगा? व्यू मॉडल के अंदर फिर आपके पास कमांड्स होंगे, कमांड्स क्रिएट कर रहे होंगे आप। ठीक है। और प्रॉपर्टीज वो बनाएंगे जो कि इस व्यू के लिए चाहिए होंगी। ठीक है। और मॉडल और व्यू मॉडल के दरमियान क्या ताल्लुक है? इसी तरह अगर आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, स्टूडेंट की फर्स्ट का इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, नेम, एज, आईडी गेट कर रहे हैं, डाटा बाइंडिंग के और कमांड्स के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन आप व्यू मॉडल तक पहुंचाएंगे और फिर व्यू मॉडल से वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे पहुंचेगी? मॉडल के अंदर पहुंचेगी। और मॉडल के अंदर आपके पास स्टूडेंट की मॉडल की क्लास है और इसके अलावा वो क्लासेस हैं जो कि डेटाबेस के अंदर या फाइल के अंदर डाटा को सेव कर रही हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँच गई है तो आप डेटाबेस या फाइल हैंडलिंग को यूज़ करते हुए इन्फॉर्मेशन को भी सेव कर रहे होगे। और अगर मॉडल में भी कोई चेंज आती है, जैसे अगर आपने स्टूडेंट की लिस्ट गेट करनी थी उसमें कोई चेंज आई तो यहाँ से भी नोटिफिकेशन सेंड हो रही होंगी आगे। ठीक है। और वो नोटिफिकेशन कैसे सेंड हो रही होगी? जो स्टूडेंट की आपने मॉडल की क्लास बनाई होगी उसके ऊपर भी आपने आई नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया होगा। तो बेसिकली एमवीएम पैटर्न के अंदर हम एक एप्लीकेशन को व्यू मॉडल और मॉडल में डिवाइड कर रहे हैं। व्यू के अंदर सिर्फ यूज़र इंटरफेसेस हैं। ठीक है। और इसकी जो कोड बिहाइंड फाइल होती है, CS फाइल होती है, वो ऑलमोस्ट एम्प्टी होती है। मैं ऑलमोस्ट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जब हम एनिमेशंस करेंगे या करते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कोड लिखना पड़ता है, तो वो CS फाइल में होता है। उसके अलावा बाकी सारा कुछ हम XAML के अंदर ही कर रहे होंगे और डाटा बाइंडिंग और कमांड्स को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन को व्यू मॉडल तक पहुँचाएंगे। ठीक है। व्यू मॉडल से इंफॉर्मेशन कहाँ पे आ जाएगी? मॉडल के पास आएगी और मॉडल से इंफॉर्मेशन हम डेटाबेस में सेव कर रहे होंगे। जब भी अपडेशन होगी तो सेंड नोटिफिकेशन जो हमने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम आई नोटिफाई जो इंटरफेस हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी चेंज वाला इवेंट इंटरफेस, उसको यूज़ करते हुए नोटिफिकेशन सेंड कर रहे होंगे। तो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस डिज़ाइन पैटर्न का आपको दे दिया। अब हम प्रैक्टिकल करने के लिए विजुअल स्टूडियो में अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं।
विजुअल स्टूडियो के अंदर मैंने एक MTWPF एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है। अब हम MEVM को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। इसको हम नाम दे देते हैं मॉडल्स, ठीक है। फिर एक और फोल्डर ऐड करते हैं, इसको हम दे देते हैं नाम व्यू मॉडल्स, और एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, और इसका हम नाम दे देते हैं व्यूज़। यानी जो हमारी फाइल्स होंगी वो हम डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर रख रहे होंगे। मॉडल्स की तमाम फाइल्स मॉडल के फोल्डर में होंगी, व्यू मॉडल से रिलेटेड फाइल व्यू मॉडल्स के फोल्डर में होंगी, और व्यू से रिलेटेड फाइल व्यूज़ के फोल्डर में होंगी। तो यहाँ तक मैंने काम किया कि मैंने एक फ़ोल्डर्स क्रिएट कर लिए हैं डिफरेंट। अब हम सबसे पहले मॉडल क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है जहाँ पे मैंने यूज़र से एक ऐसा फॉर्म डिज़ाइन करना है जहाँ पे मैंने यूज़र से ये स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए मैं ID, नेम और एज गेट करूँगा। तो फिर मॉडल्स के अंदर मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करता हूँ और उसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट की क्लास क्रिएट कर ली है, नेम स्पेस इंक्लूड कर लें, सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल, ठीक है। ये मैंने क्यों नेम स्पेस इंक्लूड किया, ताकि मैं इंटरफेस जो मैंने इम्प्लीमेंट करना है आई नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज, वो यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ। हम इसे पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि ये इंटरफेस क्यों यूज़ होता है। ये इंटरफेस तब यूज़ करते हैं जब आपने नोटिफिकेशन सेंड करना हो अगर इस क्लास के ऑब्जेक्ट में कोई चेंज हो, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी के अंदर कोई चेंज हो। तो ये मैंने यहाँ पर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम फंक्शन भी बना लेते हैं वाइड ऑन प्रॉपर्टी चेंज्ड, ठीक है। और ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये फंक्शन इवेंट को फायर करने के लिए यूज़ करेंगे इफ़, और यहाँ पे एक चेक भी कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर ये नल ना हो फिर इवेंट फायर हो, ठीक है। दिस पेज दें और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी चेंज इवेंट आर्ग्यूमेंट सेंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी प्रॉपर्टी नेम। तो ये मेरे पास इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गई है। इवेंट क्रिएट हो गया है, इवेंट को फायर करने के लिए हमने फंक्शन भी बना लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करने पे। मैंने अभी डिस्कस किया कि हम स्टूडेंट से रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेंगे, ID, ठीक है। ID के अलावा हम लेंगे नेम की फील्ड बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्रिएट करते हैं एज की फील्ड, ठीक है। अब मैंने फील्ड्स तो क्रिएट कर ली हैं। अब नेक्स्ट काम करते हैं कि हमने इवेंट भी फायर करना तो सेट के अंदर जाके हम ऑन प्रॉपर्टी चेंज के फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ID की, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। नेम पे आ जाते हैं, नेम के अंदर से भी फंक्शन कॉल होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, नेम की प्रॉपर्टी आ जाएगी, और इसी तरह से एज आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो स्टूडेंट की मॉडल की क्लास थी वो कंप्लीट हो गई है। इस क्लास के अंदर मैंने क्या क्या काम किया है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। इंटरफेस हम इसलिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जब इस क्लास के ऑब्जेक्ट में कोई चेंज आए तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन फ्रंट एंड पे चली जाए, ठीक है। अगर हम ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन सेंड नहीं होती है, और नोटिफिकेशन किस इवेंट के थ्रू सेंड होती है, प्रॉपर्टी चेंज इवेंट हैंडलर के थ्रू सेंड होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने ID, नेम और एज की प्रॉपर्टी बना ली और सेट के अंदर ऑन प्रॉपर्टी चेंज के फंक्शन को कॉल भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास की तरफ आते हैं।
नेक्स्ट क्लास भी हम मॉडल्स के फोल्डर के अंदर ही क्रिएट करेंगे, और वो क्लास किस पर्पज़ के लिए क्रिएट होगी, वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को ऐड, अपडेट, डिलीट और रिमूव करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मॉडल्स के अंदर मैं आके एक और क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, और इस क्लास को हम नाम दे देते हैं अभी स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, इस एग्जांपल के लिए मैं इन मेमोरी डाटा ही यूज़ करूँगा, यानी मैं फाइल सिस्टम या डेटाबेस के अंदर सेव नहीं कर रहा हूँ। सिंपल रखने के लिए अगर मुझे इन मेमोरी सेव करना है तो फिर मैं क्लास लेवल पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और जो लिस्ट क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पर पहले नेम स्पेस इंक्लूड कर लें, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये नेम स्पेस मैंने क्यों इंक्लूड किया, ताकि मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेबल कलेक्शन को ऐड कर सकूँ। ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि ये ऑब्जर्वेबल कलेक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो नोटिफिकेशन है, चेंज नोटिफिकेशन, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट बनाएंगे, और इसको हम दे देते हैं स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, हम अब मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हम लिस्ट क्यों नहीं क्रिएट करें। हम ये भी कर सकते हैं कि हम लिस्ट जो हम पहले करते रहे, लिस्ट यूज़ करते रहें, उसका क्यों नहीं ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फर्ज करें मैंने यहाँ पे दोनों बना लिए। आप इस पर राइट क्लिक करें लिस्ट के ऊपर, गो टू डेफिनेशन में जाएं। तो अभी हमने इंटरफेस हमने पढ़ा आई नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज कर इंटरफेस, वो देखें यहाँ पे इस लिस्ट पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ। यहाँ पे आप देखें तो लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेबल कलेक्शन को देखें, इस पर राइट क्लिक करें, गो टू डेफिनेशन पे जाएं, तो आपको ये इंटरफेस यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंटरफेस इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर लिस्ट को यूज़ नहीं कर रहे, ऑब्जर्वेबल कलेक्शन को यूज़ कर रहे हैं। लिस्ट क्रिएट कर ली है आपने, उसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और कंस्ट्रक्टर के अंदर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ साथ एक काम और करते हैं कि मैं यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट को भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जिसकी आईडी हम कर देते हैं 1, नेम कर देते हैं इब्राहिम, और एज कर देते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट को ऐड भी कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं पब्लिक ऐड स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, ऐड स्टूडेंट का मेथड किस लिए यूज़ होगा, स्टूडेंट को ऐड करने के लिए। तो मैं अभी लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो लिस्ट का ऐड का ही फंक्शन यूज़ करते हुए तो ऐड करूँगा, लेकिन इसका हम एक पैरामीटर भी स्टूडेंट टाइप का रिसीव करेंगे। ठीक है, पब्लिक वाइड ऐड स्टूडेंट का मेथड क्रिएट किया जो कि लिस्ट के अंदर डाटा को ऐड कर रहा है। अगर यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस होता तो फिर मुझे यहाँ पे डेटाबेस का कोड ऐड करना होता, अगर फाइल सिस्टम ही ऐड करना होता तो फिर मैं फाइल सिस्टम ही ऐड कर रहा होता। ठीक है, और इसके बाद एक और मेथड बनाते हैं पब्लिक, जो कि मुझे तमाम स्टूडेंट्स को रिटर्न कर दे। ठीक है, गेट ऑल स्टूडेंट्स, एक मेथड बनाते हैं जो तमाम स्टूडेंट्स को रिटर्न कर रहा हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो स्टूडेंट सर्विस की क्लास थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट सर्विस का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, ऐड स्टूडेंट का बनाया मेथड, गेट ऑल स्टूडेंट्स का मेथड बनाया, अपडेट, डिलीट और गेट स्टूडेंट का मेथड अभी हम क्रिएट नहीं कर रहे, वो हम आने वाले लेक्चर्स में क्रिएट करेंगे। अभी हम आज के लेक्चर में सिर्फ स्टूडेंट को ऐड करना सीखते हैं यूजिंग MEMM पैटर्न। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास की तरफ आते हैं। अब नेक्स्ट हम व्यूज़ में चले जाते हैं और फ्रंट एंड को डिज़ाइन करते हैं। अभी तक हम सब कुछ मेन विंडो के अंदर ही करते आ रहे थे, लेकिन आज के लेक्चर में हम देखेंगे अगर आपने सेपरेट व्यूज़ क्रिएट करने तो हम किस तरह से करते हैं। व्यूज़ के फोल्डर पे आप राइट क्लिक करें, ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करें, और यहाँ से आपने WPF को सिलेक्ट कर लेते हैं, यूज़र कंट्रोल सेलेक्ट करना है। ठीक है, यूज़र कंट्रोल हम क्रिएट करेंगे एक न्यू व्यू बनाने के लिए। ठीक है, ऐड पे क्लिक कर देते हैं। ये आपके पास
एक बेसिक यूज़र कंट्रोल क्रिएट हो गया जिसके अंदर ग्रिड है, ठीक है। तो अब हम ग्रिड को यूज़ करते हुए स्टूडेंट नेम, आईडी और एज की फिर यूज़र से गेट करते हैं। जो यहाँ पे मैं कर देता हूँ शो ग्रिड लाइंस, ट्रू कर देता हूँ ताकि मुझे ग्रिड लाइंस नज़र आते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं कॉलम, पहले बनाते हैं। तो कॉलम बनाने का तरीका था कॉलम डेफिनेशंस डिफाइन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉलम डेफिनेशन बनाते हैं और इसकी विड्थ कर देते हैं ऑटो, ठीक है। एक और कॉलम बनाते हैं और उसकी विड्थ कर देते हैं स्टैटिक कर देते हैं। इसके बाद हम आते हैं रोज डिफाइन करते हैं, ठीक है। और अभी हमने कितनी रोज क्रिएट करनी है इसका भी अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। रो डेफिनेशन पहले ऐड करें, इसकी हाइट कर दें हम ऑटो, ठीक है। एक रो हम ऐड करते हैं टाइटल के लिए, ये एक रो हो गई। फिर एक आईडी के लिए करते हैं, एक नेम के लिए, एक एज के लिए, और एक रो हम बटन के लिए करते हैं, और एक रो हम ऐड कर देते हैं जहाँ पे हम लिस्ट बॉक्स के अंदर जो एडिट स्टूडेंट्स हैं वो शो हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 रोज ऐड कर लिए, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट ऐड करते हैं एक टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करते हैं जिसके अंदर हम हेडिंग को शो करें। ग्रिड रो इक्वल टू फर्स्ट रो में ग्रिड कॉलम इक्वल टू फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। और इसको हम टेक्स्ट देते हैं, फर्स्ट करें स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और ये भी हमारे पास यहाँ पे सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। हम एक काम करते हैं, मैं इसका ज़रा थीम चेंज कर दूँ ताकि ये विजिबल हो जाए, ठीक है। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बन गया, ठीक है। और इसका जो है हम और काम करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो ज़रा इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। और एक और काम करते हैं, इसको मैं इस तरह से कर दूं ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए। और एक और काम करते हैं कि जो है कॉलम को है वो भी मर्ज कर लेते हैं। कॉलम स्पैन इक्वल टू यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट हो गया है। और एक और काम करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट सेंटर कर दें, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट रो के अंदर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम मैंने ऐड कर दिया है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रो के ऊपर। नेक्स्ट रो में भी मैं एक टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करता हूँ और उसको हम टेक्स्ट रखते हैं उसका आईडी, ठीक है। ग्रिड रो 1 आ जाएगा और ग्रिड कॉलम 0, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 30 ताकि आईडी मुझे नज़र आ जाए, ठीक है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, आईडी के लिए मैंने किया है, इसी को मैं करता हूँ नेम के लिए और एज के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं नेम और यहाँ पे कर देते हैं एज। रो 1 थी 2 आ जाएगी और यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब हमने इनपुट लेनी है तो इनपुट लेने के लिए टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड कर लेते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स हमने पहला ऐड करते हैं ग्रिड रो नंबर 1 में, लेकिन कॉलम आ जाएगा 1, ठीक है। फॉन्ट साइज इसका भी कर देते हैं 20, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे पास फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, ठीक है। इसी तरह से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं बाकियों के लिए भी, ठीक है। और यहाँ पे हम रो 2 रो 3, ठीक है। यहाँ तक हो गया है। फिर उसके बाद हमने ऐड करना है बटन। अब हम एक बटन ऐड करते हैं, ठीक है। बटन को हम देते हैं नाम ऐड का, ठीक है। और इसकी ग्रिड कॉलम कौन सा होगा 0 और ग्रिड रो हम देते हैं इसको 4, ठीक है।
और इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ 20 कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 20। और एक और काम करते हैं, इसको भी हम ग्रेड कॉलम स्पैन में 2 कर देते हैं। ठीक है, ऐड का बटन भी हो गया है। इसके बाद लास्ट काम है, मैंने एक लिस्ट बॉक्स को ऐड करना है। लिस्ट बॉक्स को ऐड करता हूँ। ठीक है, लिस्ट बॉक्स को कहाँ पे ऐड करना है, ग्रिड रो नंबर थी 5 आ जाएगी यहाँ पर और ग्रिड कॉलम आ जाएगा 0 और इसको भी हम कर देते हैं ग्रिड कॉलम स्पैन 2। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा इंटरफेस डिज़ाइन हो गया है। इसको सेव कर लेते हैं। और अब हमने एक और काम करना था कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर क्या शो हो, जो स्टूडेंट्स हैं वो शो हो जाए। ठीक है, जो स्टूडेंट लिस्ट वहाँ पे हमने क्रिएट की थी। अब मुझे अगर इसमें स्टूडेंट्स को शो करना है तो अभी जो है हम व्यू के अंदर हैं और जो लिस्ट क्रिएट की हुई है वो मैंने मॉडल्स के अंदर स्टूडेंट सर्विस के क्लास के अंदर क्रिएट की हुई है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट क्रिएट की हुई है। जैसे कि हमने स्लाइड्स के अंदर पढ़ा है कि व्यू का मॉडल से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता है। ये रिलेशन किसके थ्रू बनता है, थ्रू व्यू मॉडल्स की क्लास के थ्रू बनता है। तो इसका मतलब ये कि अगर मुझे स्टूडेंट की लिस्ट को यहाँ पे जो मैंने व्यू क्रिएट किया है यहाँ पे शो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इंटरमीडिएट क्लास बनानी पड़ेगी व्यू मॉडल की। तो हम व्यू मॉडल्स के फोल्डर में चले जाते हैं, यहाँ पे क्लास बनाते हैं और उस क्लास को नाम देते हैं स्टूडेंट लिस्ट स्टूडेंट व्यू मॉडल। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट व्यू मॉडल की क्लास क्रिएट कर ली है। अब स्टूडेंट व्यू मॉडल की क्लास में क्या होगा, ये क्लास कनेक्ट करेगी मॉडल को व्यू से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने स्लाइड्स में बताया था कि इस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। नंबर 1, अब हम देखते हैं, हम बेसिकली हर व्यू के अगेंस्ट एक व्यू मॉडल की क्लास होती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, अब आप ये देखें अपने फॉर्म पे आपको क्या क्या चाहिए। फॉर्म के ऊपर आपको एक चाहिए कि अपने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन गेट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट बॉक्स के अंदर स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को शो करना है। यानी कि आपको एक लिस्ट चाहिए और एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि यहाँ से जब हम इंफॉर्मेशन ऐड करें तो वो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाए यूजिंग डाटा बाइंडिंग। तो व्यू मॉडल के अंदर हम फिर 2 प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट के लिए। अच्छा, अब स्टूडेंट की क्लास यहाँ पे नहीं आ रही तो मुझे यहाँ पर नेम स्पेस इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूँ न्यू स्टूडेंट। तो एक तो प्रॉपर्टी हम ये क्रिएट करेंगे। ये प्रॉपर्टी मैंने क्यों क्रिएट की है, ये प्रॉपर्टी मैंने इसलिए क्रिएट की है कि जब यूज़र यहाँ पे आईडी नेम और एज की फील्ड एंटर करे तो ये जो व्यू के अंदर हमारे पास कंट्रोल है, इसका नाम है यूज़र कंट्रोल, इसको भी रीनेम कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम स्टूडेंट व्यू। ठीक है, जो स्टूडेंट व्यू हमारे पास है इसके अंदर जब हम यूज़र आईडी नेम और एज एंटर करें तो इस व्यू के अगेंस्ट व्यू मॉडल के अंदर हम एक स्टूडेंट की एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी यूजिंग डाटा बाइंडिंग। ठीक है, वो भी हम थोड़ी देर में डाटा बाइंडिंग भी करते हैं। इसके अलावा हम एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे और उस प्रॉपर्टी की टाइप क्या होगी। अच्छा, इसके लिए भी हम पहले नेम स्पेस इंक्लूड कर लें यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे भी प्रॉपर्टी आ जाएगी किस टाइप की हमने बनानी है, लिस्ट स्टूडेंट टाइप की। ठीक है, और प्रॉपर्टी का नाम हम रख देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो लिस्ट मैंने क्रिएट की है, लिस्ट के लिए प्रॉपर्टी क्रिएट की है, ये किस लिए क्रिएट की है, ये मैंने इस व्यू के अंदर जो यहाँ पे लिस्ट बॉक्स ऐड किया है ये यहाँ पे यूज़ हो जाएगी और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमने गेट करनी है उसके लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं। इसके बाद मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ये काम करते हैं कि पहले तो हम जो न्यू स्टूडेंट का प्रॉपर्टी क्रिएट किया उसमें हम एक ऑब्जेक्ट भी ऐड कर लें। ठीक है, और उसके बाद अब मुझे इस जो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिस्ट की क्रिएट की है उसमें भी डाटा ऐड करना है। तो उस डाटा हम कहाँ से गेट करेंगे, वो तो स्टूडेंट सर्विस की क्लास के अंदर है। तो फिर मुझे यहाँ पर एक स्टूडेंट सर्विस टाइप का भी ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ स्टूडेंट सर्विस इसको ऐसे नाम देते हैं स्टूडेंट सर्विस। ठीक है,
और यहाँ पे हम करते हैं स्टूडेंट सर्विस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट सर्विस, ठीक है। और अब जो लिस्ट हमारे पास थी स्टूडेंट्स की, जो प्रॉपर्टी थी इक्वल टू, अब स्टूडेंट सर्विस का कौन सा मेथड कॉल करेंगे, गेट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। गेट ऑल स्टूडेंट्स का जो मेथड है वो मुझे क्या रिटर्न कर देगा, स्टूडेंट्स की लिस्ट रिटर्न कर देगा जो मेरे पास इस प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगी। तो व्यू मॉडल के अंदर पहला काम हमने क्या किया है, प्रॉपर्टीज़ क्रिएट की हैं, ठीक है। और फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर इन प्रॉपर्टीज़ के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं और उसके बाद मेथड कॉल करते हुए स्टूडेंट्स की लिस्ट को भी असाइन कर दिया है। अब लिस्ट में मेरे पास डाटा आ गया, अब हम व्यू पे जाते हैं और डाटा को बाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट व्यू यहाँ पे मेरे पास था, ये लिस्ट बॉक्स है। लिस्ट बॉक्स के लिए जब डाटा बाइंडिंग यूज़ करते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी आइटम सोर्स की, आइटम सोर्स करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बाइंडिंग में हम बता देते हैं कौन सा नाम आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम है स्टूडेंट्स, इसको गेट कर लेते हैं, ठीक है। ये बाइंडिंग हमने कर दी है और इसके अलावा फिर हम बता देंगे डिस्प्ले में हमने क्या शो करना है। हम स्टूडेंट का नेम शो करते हैं, ठीक है। तो लिस्ट बॉक्स के अंदर मैंने बाइंडिंग भी कंप्लीट कर दिया, आइटम सोर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स की लिस्ट यहाँ पे बाइंड हो जाएगी और डिस्प्ले मेंबर पास में नेम की फील्ड आ जाएगा। तो मेरे पास ये यूज़र स्टूडेंट व्यू का जो कंट्रोल था ये मेरे पास स्टूडेंट की लिस्ट को शो करने के लिए कंप्लीट हो गया। अब हम मेन विंडो में आ जाते हैं और इस कंट्रोल को यहाँ पे हमने अब ऐड करना है। ग्रिड में ऐड करने के लिए सबसे पहले मुझे नेम स्पेस इंक्लूड करनी है, तो मैं यहाँ पर नेम स्पेस इंक्लूड कर देता हूँ, XML नेम स्पेस, ठीक है। लोकली ऐड करनी है अब हमने और व्यूज़ को ऐड करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये आ गए व्यूज़, यहाँ से हम अपने ऐड कर लिए। अब हम ग्रिड में आते हैं, ठीक है। और नेम स्पेस को हमने यहाँ पे क्या एरर आ रहा है यहाँ पर, अच्छा हमने यहाँ पर इसको नाम असाइन करना था, फर्स्ट के मैं दे देता हूँ नाम इसको था व्यूज़ या फर्स्ट करें माई व्यूज़, ठीक है। ये नाम दे दिया। अब हम ग्रिड में आते हैं और माई व्यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं। जैसे हमने ऐड किया तो आप यहाँ पे देखें, इसको मैं सेव करता हूँ और प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो यूज़र कंट्रोल जो मैंने स्टूडेंट व्यू के अंदर बनाया था, व्यूज़ के फोल्डर में बनाया था, वो मेन विंडो पे यहाँ पे मेरे पास फॉर्म नज़र आ गया है। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। रन करते हैं तो अभी यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट की लिस्ट नज़र नहीं आ रही, इसको देखते हैं क्यों नहीं नज़र आ रही। अच्छा, अभी स्टूडेंट की लिस्ट क्यों नहीं नज़र आई, वो इसलिए नहीं नज़र आई कि मुझे तो अभी डाटा कॉन्टेक्स्ट भी सेट करना था। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आके मुझे डाटा कॉन्टेक्स्ट किस तरह सेट करना है, दिस डॉट डाटा कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट व्यू मॉडल, ठीक है। ये हमने क्रिएट किया है, इसके लिए मुझे नेम स्पेस इंक्लूड करनी है, वो मैंने ऐड कर दी इस तरह से, ठीक है। नेम स्पेस भी इंक्लूड हो गया है और अब हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट जो मैंने हार्ड कोड एंटर किया था उसका नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। मैं एक और काम करता हूँ, स्टूडेंट व्यू के अंदर जाके जो मैंने ग्रिड लाइंस इनेबल की हुई थी उसको डिसेबल कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि नाम प्रॉपर नज़र आ रहा हो। और लिस्ट बॉक्स का भी फॉन्ट साइज़ को हम इंक्रीज कर देते हैं, लिस्ट बॉक्स फॉन्ट साइज़ इक्वल टू 20, ठीक है। और फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और दोबारा से एप्लीकेशन रन करें तो यहाँ पे आप देखें जो फर्स्ट नेम है लिस्ट के अंदर वो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन अभी तक हमने जो ऐड का बटन था उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ऐड के बटन की फंक्शनैलिटी को भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे पहले एक और काम करें, स्टूडेंट व्यू में जाते हैं, ऐड का जो बटन है इस पर मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि बटन कुछ बेहतर अच्छा नहीं लग रहा, और यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम मुझे ये करना है कि मुझे ऐड के बटन के अगेंस्ट एक कमांड को डिफाइन करना है जो कि इस इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट की लिस्ट के अंदर जो मॉडल की क्लास में हमने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट सर्विस में, इस लिस्ट के अंदर स्टूडेंट को ऐड कर दे। लेकिन इस लिस्ट पर पहुँचने के लिए मुझे क्या करना है, थ्रू व्यू मॉडल के थ्रू जाना है और व्यू मॉडल में एक कमांड को ऐड करना है। जैसे हम पिछले लेक्चर के अंदर कमांड्स को पढ़ते रहे हैं, तो मैं अब यहाँ पे एक और काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक कमांड्स का फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है।
ऐड न्यू फोल्डर करते हैं और इसके अंदर हम कमांड की फ़ाइल बनाते हैं। कमांड्स का हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड न्यू क्लास ऐड कर देता हूँ। और हमने कमांड कौन सी ऐड करनी है, हम डेलीगेट कमांड को यूज़ करेंगे, जो कि हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, डेलीगेट कमांड, ठीक है। और ये डेलीगेट कमांड का कोड भी मैं पिछले लेक्चर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास लास्ट लेक्चर वाली एग्जांपल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर नेम स्पेसिस का मसला आ गया है, उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आई कमांड इंटरफेस भी आ जाएगा, ठीक है। तो डेलीगेट कमांड मैंने वही यूज़ की जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर क्रिएट की थी, ठीक है। डेलीगेट कमांड मेरे पास आ गई है। अब आते हैं व्यू मॉडल्स के अंदर। व्यू मॉडल्स के अंदर आके मुझे अब ऐड की फंक्शन के ऐड के बटन की फंक्शनैलिटी को ऐड करना है। तो ऐड के बटन की फंक्शनैलिटी अगर मुझे इसके अंदर ऐड करनी है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले यहाँ पर अब मैं बनाऊँगा डेलीगेट कमांड, ठीक है। और डेलीगेट कमांड हमने अब यहाँ पे नेम स्पेस इंक्लूड करते हैं, कमांड्स की आ गई है यहाँ पर, ठीक है। और इसका मैं दे देता हूँ नाम ऐड कमांड, ठीक है। अब ऐड कमांड तो मैंने प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली, लेकिन मैंने अब इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, जैसे मैं पिछले लेक्चर में कर रहा था। तो मुझे यहाँ पर व्यू मॉडल के अंदर मेथड भी बनाना पड़ेगा ऐड का, पब्लिक वाइड ऐड, ठीक है। और ये ऐड का मेथड जो है ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। ये ऑब्जेक्ट हम क्यों रिसीव करवा रहे हैं, क्योंकि डेलीगेट के अंदर जो मैंने एक्शन डिफाइन किया हुआ ऑब्जेक्ट टाइप का यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट सर्विस की जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ उसका हम ऐड स्टूडेंट का मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या भेजना है, न्यू स्टूडेंट, जो कि मैंने ऊपर क्रिएट किया है, न्यू स्टूडेंट, ठीक है। ये न्यू स्टूडेंट मैंने यहाँ पे बनाई थी प्रॉपर्टी, वो मैं यहाँ पे ऐड स्टूडेंट के थ्रू यहाँ पर लिस्ट के अंदर ऐड करूँगा। ऐड का मेथड भी हो गया। इसके अलावा मैंने एक और मेथड बनाना है, मुझे पब्लिक बेशक ना बनाए, वाइड कैन ऐड के नाम से हम एक मेथड बनाते हैं। अच्छा, कैन ऐड के नाम से हम मेथड क्यों बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं, डेलीगेट कमांड का अगर आप देखें यहाँ पर, तो सेकंड हमारे पास प्रेडिकेट जा रहा था जो कि बताता है कि क्या हमने ऐड भी करना है कि नहीं। तो हम यहाँ पे यही बटन को पहले डिसेबल कर देंगे, और बटन को डिसेबल इसलिए करेंगे जब तक यूज़र आईडी, नेम और एज की फील्ड एंटर ना करे तो बटन डिसेबल रहे। तो फिर मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, इफ़ स्ट्रिंग डॉट इस नल और एम्प्टी को यूज़ करते हुए न्यू स्टूडेंट जो है डॉट आईडी और डॉट इसको ट्रू स्ट्रिंग का कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम कंडीशन लगाते हैं, हम इसको कॉपी कर देते हैं 2 दफ़ा, एक दफ़ा आईडी के लिए हो जाएगी, फिर आ जाएगा एक दफ़ा नेम के लिए, और एक दफ़ा आ जाएगा एज के लिए। नेम के साथ टू स्ट्रिंग हमें लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में है, ठीक है। और ये हमने चेक कर लिया है, ठीक है। रिटर्न कर देंगे यहाँ से हम फॉल्स, और एल्स में आ जाएगा रिटर्न ट्रू, ठीक है। और यहाँ से हम इसकी जो है रिटर्न टैब भी बोल कर देते हैं, मेथड भी हम पब्लिक बना लेते हैं, चले, ठीक है। तो कैन ऐड और ऐड का मेथड क्रिएट कर लिया। अब हमने कमांड का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ऐड कमांड इक्वल टू न्यू डेलीगेट कमांड। फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, ऐड का, और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, कैन ऐड, ठीक है। और कैन ऐड पे भी हमें क्यों ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेडिकेट था उसमें भी हम ऑब्जेक्ट रिसीव करें। अभी हम इस एग्जांपल के अंदर ये ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन हमें सेंड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास डेलीगेट कमांड के अंदर जो प्रेडिकेट यूज़ हो रहा था और जो एक्शन यूज़ हो रहा था वो ऑब्जेक्ट टाइप रिसीव कर रहा था। तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट व्यू की जो स्टूडेंट व्यू मॉडल है कि क्लास है वो भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं व्यू पर, और व्यू पे हमने अब डाटा को बाइंड करना है। व्यू पे डाटा को अगर बाइंड करना है तो अब हम कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखते हैं, कहाँ पर आए, हम आते हैं टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर आ जाएं, टेक्स्ट ब्लॉक है ये, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। फर्स्ट ये आईडी के लिए है, यहाँ पे हमने अब बाइंडिंग ऐड करनी है। तो बाइंडिंग ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट और फिर बाइंडिंग,
और इसको किससे बाइंड करना है, मुझे न्यू स्टूडेंट से करना है, ठीक है। तो न्यू स्टूडेंट कि किस प्रॉपर्टी से करना है, आईडी की प्रॉपर्टी से करना है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे पास कॉपी करते हैं ताकि हम नीचे भी इसको यूज़ कर लें, टेक्स्ट, ठीक है, और नेम आ जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड एज के लिए यहाँ पे भी हम टेक्स्ट ऐड करते हैं और बाइंडिंग में हम आ जाएगी यहाँ पर एज आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेम, आईडी और एज के अगेंस्ट बाइंडिंग कर दी है न्यू स्टूडेंट में के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है मुझे क्या काम करना है, ऐड की कमांड डिफाइन करनी है। तो ये बटन है, इसके कमांड पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बाइंडिंग करते हैं और कमांड का नाम क्या है, ऐड कमांड, ठीक है। कमांड हमने ऐड कर दी है, अब कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्ट करें एप्लीकेशन, आईडी एक असाइन करते हैं, नेम एक असाइन करते हैं, ठीक है, और एज असाइन करते हैं। ऐड पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें आपका एक न्यू स्टूडेंट ऐड हो गया है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर हम ID2 देते हैं, एज फर्ज करें और नेम चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मसला आ गया है, देखिए जैसे ही मैं एक नया स्टूडेंट ऐड करने लगा हूँ, जो पिछला स्टूडेंट मैंने अभी ऐड किया था उसका नाम भी चेंज हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब हम इस मसले को हल करते हैं और देखते हैं कि ये किस वजह से हुआ है। अगर आप स्टूडेंट व्यू मॉडल की क्लास में जाएं तो देखें आप स्टूडेंट का न्यू ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना रहे हैं, हम न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर बना रहे हैं। तो इसका मतलब जब ऐड का फंक्शन कॉल हो रहा है तो सेम स्टूडेंट जो पहले एक दफ़ा बन चुका हुआ है कंस्ट्रक्टर में, वही स्टूडेंट हर दफ़ा अपडेट होकर दोबारा से ऐड हो रहा है। तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, न्यू ऑब्जेक्ट सिर्फ एक दफ़ा बना है, ठीक है। बार बार न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, कंस्ट्रक्टर के अंदर न्यू ऑब्जेक्ट एक दफ़ा बना है, जिसकी वजह से जब भी हम न्यू स्टूडेंट अभी ऐड करेंगे तो वो तमाम जो लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं उनको सबको अपडेट कर देगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बैकएंड पे एक ही है और वही सेम ऑब्जेक्ट हम बार बार लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं। इस मसले को हल करने के लिए हम यहाँ से इस कोड को ख़त्म कर देते हैं और स्टूडेंट की प्रॉपर्टी भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इसका मतलब फिर हम न्यू स्टूडेंट की प्रॉपर्टी कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट इक्वल टू, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो हम पास करेंगे, ठीक है। और अब इसकी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, अब वैल्यूज़ आने का मसला है। वैल्यूज़ हमने ले ली थी फ्रंट एंड से, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं। प्रॉपर्टी, एक आईडी की प्रॉपर्टी बना लेते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से एक नेम की प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं और फिर इस तरह से एक एज की प्रॉपर्टी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ बनाई। अब इन प्रॉपर्टीज़ को हम बाइंड करेंगे। अगर आप व्यू के XAML में आए तो अब हम न्यू स्टूडेंट डॉट ID नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ID लिखेंगे, हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को बाइंड कर रहे होंगे ताकि हर दफ़ा एक नया स्टूडेंट ऐड हो। यहाँ से हमने ये अपडेट किया है। व्यू मॉडल में आते हैं, प्रॉपर्टीज़ में अब डाटा बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद अब ये जो ऐड का मेथड है इसको हम नाम चेंज करके S कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। S डॉट ID इक्वल टू दिस डॉट ID, ठीक है। इस तरह से अब हम प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ असाइन करेंगे, दिस डॉट नेम और S डॉट एज इक्वल टू दिस डॉट एज, ठीक है। अब हमने इस मसले को हल कर लिया। अब दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। अभी ये एरर आ गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे भी हमने कैन ऐड पे भी चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम न्यू स्टूडेंट ख़त्म कर देंगे, सिर्फ हम आईडी के लेके आएंगे, आईडी चेक करेंगे, इसी तरह से एज चेक करेंगे और नेम चेक करेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। एग्जीक्यूट करें। अब हम आईडी रखते हैं 1, नेम रखते हैं हम अलिशा और एज रखते हैं 4। ऐड करें। अब हम न्यू स्टूडेंट ऐड करते हैं 2 और फर्स्ट करें यहाँ पे हम रखते हैं इकरा और यहाँ पे करते हैं 5। ऐड करें। अब देखें हमारे पास यूनिक स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, क्योंकि जब हम अब इस तरह से ऐड कर रहे हैं तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट एक नया बन रहा है और वो ऐड के मेथड के अंदर है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि MVVM पैटर्न को यूज़ करते हुए एक स्टूडेंट को कैसे ऐड करेंगे और इसके लिए कौन कौन सी क्लासेस क्रिएट होती हैं।